Hello and welcome to today's class. तो कल का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। काफ़ी सारे लोगों ने क्वेरीज की और बोला कि और क्वेश्चंस बताइए इंटरव्यू के रिगार्डिंग, और सब्सक्राइब भी किया लोगों ने चैनल को, वीडियोस भी देखे। तो आप सभी लोगों का थैंक यू जो मेरे चैनल पर नए हैं, और कल का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कल हमने कई सारे टॉपिक्स कवर किए थे इंटरव्यू के रिगार्डिंग, क्या क्या हमसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किस तरीके से हमें बहुत कम टाइम में एक्यूरेट जवाब देना है, उनको आंसर देना है। तो कल की सीरीज में डिस्कस किए थे कुछ क्वेश्चंस, और आज भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। कल बात की थी मैनुअल लाइब्रेरी को ऑटोमेटेड बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या क्या गाइडेंस चाहिए उसके लिए, क्या क्या रूल्स हैं। तो वो कल मैंने आपसे डिस्कस किए थे। और आज के सेशन में हम बात करेंगे कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो इंटरव्यू के टाइम आपसे पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए अगर हमने लाइब्रेरी अब ऑटोमेटेड भी कर ली, और जो हमारे मैनुअल जो चीज़ें थी उनको हमने डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया उनको। अब बात आती है यूजर्स पे कि अगर अब कॉलेज हमारी लाइब्रेरी रेडी हो गई, लाइब्रेरियन भी आ गया, हमने स्टॉक भी देख लिया, किस तरीके से अरेंज करना है वो भी देख लिया। अब बात आती है कि हम यूजर्स को फैसिलिटी कैसे प्रोवाइड करेंगे। मान लीजिए कभी हमारे पास बहुत सारे यूजर्स आ गए एक साथ में लाइब्रेरी में, तो आप उनको कैसे मैनेज करेंगे। क्या एक टाइम पे काफ़ी यूजर्स नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा काम है लाइब्रेरी का एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए। शेड्यूल होना चाहिए कि कौन सी क्लास के स्टूडेंट कब आएंगे लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में आने वाले स्टूडेंट कौन से टाइम टेबल के अकॉर्डिंग लाइब्रेरी में आएंगे। मान लीजिए हमारा यूजी पीजी और रिसर्चर्स हैं, तो इनको कभी भी किसी को भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, सब्जेक्ट की रिलेटेड जरूरत पड़ सकती है। रिसर्चर को तो 24/7 रिसोर्सेज चाहिए अपनी रिसर्च करने के लिए, क्योंकि उसका काम कभी भी, रिसर्चर के लिए कोई टाइम का फाउंडेशन नहीं होता, कभी भी अपनी रिसर्च को आगे बढ़ा सकता है, और उसको उस टाइम पे वो रिसोर्सेज होने, लाइब्रेरी की फैसिलिटी होना बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे स्टेट गवर्नमेंट है कि कॉलेज है, लाइब्रेरी में फिक्स टाइम होता है, जो हमारा टाइम होगा वही लाइब्रेरी, जो कॉलेज का टाइम होगा वही हमारी लाइब्रेरी का टाइम होगा। अगर हमारी लाइब्रेरी ऑटोमेटेड डिजिटल है तो वो हमारे वेब पेज से जाकर उनको रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है। बुक फॉर्म में अगर हमारी बुक ई बुक है, ई बुक हमारी डिजिटल फॉर्म में, तो वहाँ से देखते हैं। जनरल का एक्सेस ऑनलाइन हमने दे रखा है बच्चों को, तो वहाँ से ले सकते हैं। अगर हॉस्टल है तो 24/2 वो वाईफाई के थ्रू हमारी लाइब्रेरी में एक्सेस कर सकते हैं। और यूजी पीजी है, कॉलेज के टाइम में ही आती है, टाइम को फॉलो करते हैं वो। उनके लिए शेड्यूल बनाना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास में वीक में एक दिन की छुट्टी के साथ 6 डेज का रहता है कॉलेज। उन 6 डेज में हमें यूजी पीजी को अरेंज करना है कि किस कब उनका टाइम टेबल होगा, क्या स्लॉट बनाएंगे हम, और कैसे उनको सभी को फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। मान लीजिए आज हमने यूजी के 3 डेज दे दिए, रेस्ट 3 डेज में उनको जो बुक्स उन्होंने इशू की, 3 दिन बाद उनको वो बुक्स री इशू करने का भी ऑप्शन हम देंगे। अगर उनको रिक्वायरमेंट है तो री इशू करेंगे, रिटर्न करनी है तो हमें नेक्स्ट 3 डेज में उस बुक को रिटर्न करना है। डिपेंड करता है कि उस बुक को उन्हें अगर जरूरत है तो वो री इशू कराएंगे, अदरवाइज वो रिटर्न कर सकते हैं। वीकली भी कर सकते हैं हम, 7 डेज 7x7 ले सकते हैं कि मान लीजिए इस वीक में आपने ये बुक, इस दिन आपने, आज ने मंडे को ये बुक इशू की, तो नेक्स्ट मंडे को ही आपको ये रिटर्न करनी है। उस दिन आके आप दूसरी बुक इशू करवा सकते हैं। और सेम टाइम में हमें एक साथ में, अगर उस बुक की ज़्यादा डिमांड है, अगर मान लीजिए हमारे पास ये बुक है, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसको लेने के लिए हमारे पास पूरी 1 2 3 लोगों की आएंगे, ऑलरेडी एक यूज़र है जो इसको यूज़ कर रहा है, तो हमें इन तीनों को भी देनी है। तो ऐसे में हमें स्ट्रिक्टली उस यूजर को बोलना पड़ेगा कि
3 to 7 डेज में वो अपना इस बुक के साथ में काम खत्म करे। अगर इसकी और कॉपी नहीं, अगर हमारे पास और कॉपी होगी तो हम पहले फर्स्ट को देंगे, देन सेकंड को, थर्ड को देंगे, और इससे वापस मिलते ही हम फिर से शेड्यूल अरेंज करके इन सबको वापस दे सकते हैं। अगर नहीं एक ही कॉपी है तो हमें स्ट्रिक्टली इसको देना पड़ेगा। उसके बाद में अगर ये नहीं रिटर्न करता है तो हमें फाइन का भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा इनके लिए, क्योंकि बिना फाइन के अगर हम फाइन नहीं लेंगे तो हो सकता है इसको रिक्वायरमेंट नहीं है तब भी ये बुक को भूल रहा है बार बार, इसको नहीं जरूरत लेकिन आज हम लाना भूल गए, आज घर पर रह गई, या आज आज उसका काम नहीं पूरा कर पाए। हम किसी को बुक देने के लिए, बुक पढ़ने के लिए मना नहीं कर सकते हैं, बुक का यूज़ करें क्योंकि बुक्स पढ़ने के लिए है। लेकिन अगर बुक की हमारे पास एक ही कॉपी है और ये पूरे क्लास के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है तो आगे तो हम इसकी डिमांड रखेंगे कि इस बुक की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो नेक्स्ट बजट में हम इसकी कॉपीज और कॉपीज होगी वो उसकी डिमांड डाल के नहीं खरीद। लेकिन एट ए टाइम हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं तो हम क्या करेंगे, इसको ही हमको री इशू दोबारा करना पड़ेगा। या फिर ये बुक अगर ऐसे डिजिटल फॉर्म में है, अगर हमारी ये बुक ई फॉर्म में, ई बुक में अवेलेबल है अदर सोर्सेज में, जहाँ पर आपकी लाइब्रेरी ने किसी लाइब्रेरी से टाई अप कर रखा है, कोलैबोरेशन कर रखा है, कोऑपरेशन कर रखा है लाइब्रेरी, तो उस केस में हम इसको ये बुक यहाँ से भी मंगवा के दे सकते हैं IL इंटर लाइब्रेरी लोन के थ्रू। अदरवाइज अगर ई बुक फॉर्म में है किसी प्लेटफॉर्म में तो हम उसको वो लिंक बता सकते हैं, लिंक के थ्रू उसको गाइड कर सकते हैं कि आप वहाँ से जाके ई बुक अगर फ्रीली है तो वहाँ से डाउनलोड करके वो पढ़ सकता है, या हम उसको डाउनलोड करके उसको वो बुक डाउनलोड करके, अगर स्टूडेंट को नहीं आता है बुक, उसको मेल कर सकते हैं या फिर किसी और फॉर्म में उसको दे सकते हैं, जैसे कि किसी पेन ड्राइव वगैरह में, पेन ड्राइव में उसको वो बुक दे सकते हैं। इस तरीके से हमें अपनी क्लासेस को अरेंज करना पड़ेगा। यूजी पीजी को 7 डेज का, 15 डेज का, 3 डेज का, डिपेंड करता है आपके कॉलेज में स्टूडेंट की संख्या कितनी है। अगर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है प्लस और लाइब्रेरी का कलेक्शन कम है तो आपको इस तरीके के शेड्यूल फॉलो करने पड़ते हैं। अगर लाइब्रेरी में लाइब्रेरी कलेक्शन अच्छा है, स्टूडेंट कम है, तो हम 15x15 को फॉलो कर सकते हैं। 15 डेज में आप रिटर्न कीजिए और नेक्स्ट 15 डेज लीजिए, और एक बार में अगर बुक्स कम है तो 2 बुक, अगर बुक्स ज़्यादा है तो 3 बुक ही इशू करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, 2 से 3 बुक ही इशू करेंगे। और उनको बोलेंगे कि जो हमारा उसका लेजर पीरियड है, लेजर टाइम यानी खाली टाइम में वो बुक को लाइब्रेरी आर्ट्स में पढ़े, अपना काम वहाँ से करे लाइब्रेरी आर्ट्स में, क्योंकि उस बुक की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो अगर उसके पास फ्री टाइम है और लाइब्रेरी आर्ट्स का है तो आप वो बुक आके लाइब्रेरी में पढ़ सकता है, वहाँ से अपने नोट्स वगैरह बना सकता है। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट की हेल्प कर सकते हैं। फिर आता है कि अगर स्टूडेंट ज़्यादा हैं और बार बार सबको कुछ बुक जो ऐसी हैं जिनकी बार बार ज़रूरत पड़ रही है, मान लीजिए हमारे पास 15 बुक है और स्टूडेंट हो गए हमारे पास 30, किसी एक सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, तो ऐसे में कैसे मैनेज करेंगे? हमने 15 को बुक दे दी तो बाकी 15 के खाली टाइम बैठे रहेंगे, क्या करेंगे? इनको 15 को भी तो बुक्स चाहिए होगी, अभी 15 तो 15 दिन इंतजार करेंगे तो फिर सेशन खत्म हो जाएगा। ऐसे में क्या करेंगे, हम एक 30 डाल के 30 नंबर्स लिख के यहाँ पे ड्रॉ ड्रॉ सिस्टम बनाएंगे। लकी ड्रॉ जैसे होते हैं ना वैसे ही हम इसके टोकन सिस्टम बनाएंगे। मतलब रैंडमली यहाँ से 50 की डाली जाएगी, 15 जो स्टूडेंट होंगे उनकी वो बुक्स निकलेंगी, उनकी वो बुक्स निकलेगी, मतलब 15 जो होंगी पेपर निकलेंगे, टोकन निकलेंगे, वो स्टूडेंट्स को 15 को हम बुक्स दे देंगे और रैंडमली होंगे। क्योंकि अगर आप खुद से कहेंगे 15 बच्चों को कि आइए, 30 बच्चों को बोलेंगे कि आइए 15 आप में से बुक ले लीजिए, 15, तो हो सकता है उस टाइम पे वो एग्रेसिव हो जाए, गुस्सा हो जाए कि नहीं हमें नहीं मिली, इस तरीके से बहस हो जाए, कोई बात हो जाए। लेकिन लाइब्रेरियन का काम है कि सबको अच्छे से केयर करना है, सबको अच्छे से बुक्स देनी है तभी प्रोवाइड करें। तो ऐसे हम लकी ड्रॉ सिस्टम निकालेंगे। टोकन के थ्रू हम रैंडमली 15 चिट्स जो होंगी पर्चियाँ निकाल के 15 स्टूडेंट्स होंगे उनको हम प्रोवाइड करा देंगे और 15 डेज का उनको टारगेट देंगे कि आप इन बुक्स को जल्द से जल्द रिटर्न कर लें, क्योंकि हमें बाकी बच्चों को 15 बच्चों को देना है। ऐसे हम 3 डेज का शेड्यूल रखेंगे कि नेक्स्ट 3 डेज में इन बच्चों को भी ये बुक्स मिल जाए
और फिर नेक्स्ट 3 डेज में जब ये रिटर्न होंगे तो वापस 15 उनके पास पहुंच जाए। तो इस तरीके से एक सीरियल चेन बन जाएगी, तो सभी बच्चों को सब सारी बुक मिल जाएगी, कोई भी बच्चा बिना बुक के नहीं रहेगा स्टूडेंट। इसके बीच में जो बचे हुए जो हमारे स्टूडेंट होंगे जिनको उस टाइम में बुक नहीं मिल पाई है, तो हम कोशिश करेंगे INL के थ्रू, लाइब्रेरी कोऑपरेशन किसी हमारा किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे दूसरे शहर में किसी में लाइब्रेरी सेम है, उसके पास में 2 कॉपी है, तो उनसे लोन के रूप में 1 कॉपी लेने की डिमांड करेंगे। ई बुक्स कहीं पर सेम अवेलेबल है, सेम सब्जेक्ट की, सेम ऑथर जो हमारे स्टूडेंट्स को चाहिए, वहाँ से डाउनलोड करके हम उनको दे सकते हैं। तीसरा है जो भी हमारी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी या प्लेटफॉर्म्स हैं, NDL हो गया या इनफ्लिबनेट्स पर जो डेटा है, इनफ्लिबनेट पर जो डेटा है उसमें भी ई बुक्स का कलेक्शन है, एन लिस्ट है। इस तरीके से कई और रिपोजिटरी है ऑर्गेनाइजेशन की, सेम सेम प्रोफेशन की, तो वहाँ से बुक्स को हम डाउनलोड करके स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करा सकते हैं। डिमांड सर्विस रखेंगे हम अपनी लाइब्रेरी में, जो स्टूडेंट हैं जिनको उस टॉपिक के रिगार्डिंग और बुक्स चाहिए, तो नेक्स्ट बजट में हम उनसे जुड़ी हुई बुक्स को परचेज करेंगे। फैकल्टी से डिमांड रखेंगे, उनकी जो बुक चाहिए वो भी अपनी डिमांड में, ताकि उनकी बताई हुई बुक्स को भी परचेज करें। हम कभी पब्लिशर के थ्रू बुक परचेज करने को हमेशा अवॉइड करना। जैसे जो पब्लिशर अपनी लिस्ट देते हैं, उसमें मान लीजिए एक पब्लिशर हमारे पास आया, उसने हमारी बुक दिया, गवर्नमेंट का है या प्राइवेट है, अगर गवर्नमेंट का हुआ तो आपको उसी लिस्ट में से परचेज करनी पड़ेगी। 30 का ऑप्शन देंगे, वो 30 बुक्स की जो लिस्ट होगी, जो बिब्लियोग्राफी जिसको बोलते हैं, इंडेक्स होगी, उसको हम मान लीजिए हमें 30 बुक्स का ऑफर मिला है कि आप इस पब्लिशर, गवर्नमेंट का पब्लिशर है, इसे 30 बुक आप परचेज कीजिए, उसने 60 बुक्स की लिस्ट दे दी और हमको 30 उसमें चूज करनी है, बिब्लियोग्राफी बता दी उसने, इंडेक्स दी, तो हम ये क्या करेंगे, हम इसकी बिब्लियोग्राफी को फैकल्टी को और स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और ऑप्शन मांगेंगे कि उनके सब्जेक्ट से रिगार्डिंग जो बुक्स है वही हमें परचेज करनी है, जिससे बुक का 100% यूजर हो, 100% वो बुक यूज हो। अगर हम सेल्फ मंगाने की कोशिश करेंगे, हो सकता है हम ऐसी बुक मंगा लें इस 60 में से जो बुक इनके मतलब की ना हो, तो हम क्या करेंगे, उस बुक्स का देखिए कोशिश करेंगे जो डिमांड वाली बुक है वो इस 60 में से 30 बुक्स हमारी जो कॉलेज की रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग ही ली जाए। और वो फैकल्टी से ऑप्शन ले सकते हैं डिमांड का, स्टूडेंट की डिमांड का ऑप्शन ले सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज चूज कर सकते हैं। अगर हम ऐसा कुछ मिलता है तो हम उस सब्जेक्ट के जगह पॉपुलर जो बुक्स है, पॉपुलर ऑथर उस फील्ड के, उससे रिगार्डिंग हम वो बुक परचेज कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई प्राइवेट पब्लिशर आता है जो गवर्नमेंट का नहीं है, प्राइवेट पब्लिशर आएगा, वो हमें ऑप्शन देगा कि आप 60 में से 30 बुक परचेज कर लीजिए आपकी लाइब्रेरी के बजट के लिए। हो सकता है इसमें ऐसी बुक्स हो जो हमारे स्टूडेंट के मतलब की सिर्फ 10 हो, बाकी 50, बाकी जो 20 बुक्स होंगी, 30 में से बता रही हूँ, बाकी तो 20 उनका कोई भी यूज नहीं, लाइब्रेरी वो पड़े पड़े बेकार हो जाएंगी। इसलिए कोशिश करेंगे कि जब भी हम कोई बुक परचेज करें वो हमेशा स्टूडेंट की डिमांड से ही परचेज करें, या आपको परचेज करनी है तो उस सब्जेक्ट की पॉपुलर ऑथर है या पब्लिशर है उनकी बुक को ही हमें परचेज करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये तो बुक आ गई, लाइब्रेरी में बुक्स को कैसे परचेज करना है, कैसे अरेंज करना है और क्या स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से देना है। अब मान लीजिए एक साथ ये तो भी स्टूडेंट आए, अब मान लीजिए कि कोई दो, अब बात करते हैं एक साथ अगर हमारे पास दो
प्रोफेसर आ जाते हैं, 2 फैकल्टी मेंबर आ जाते हैं, 2 एक्सपर्ट आ जाते हैं और वो बोलते हैं फैकल्टी आज फैकल्टी आ जाती है और बोलती है कि हमें एक बुक चाहिए, बुक है हमारे पास एक विद सेम सब्जेक्ट और ऑथर की है, 2 फैकल्टी में से एक को करना है। स्टूडेंट को तो आप समझा सकते हैं, समझाएं इसलिए, लेकिन आप इन दोनों ही फैकल्टीज को नाराज नहीं कर सकते क्योंकि एक टाइम में दोनों ने ही क्वेरी की है, दोनों को सेम बुक चाहिए। ऐसे में आप क्या करेंगे? ऐसे में सबसे पहला जो लाइब्रेरियन का काम, देखिए पारदर्शिता भी है। ऐसा नहीं कि व्यवहार से ही लाइब्रेरी चलेगी, आपको उसमें ट्रांसपेरेंसी भी दिखानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि एक के साथ आपका ज़्यादा अच्छा व्यवहार है तो आपने उसको बुक दे दी लेकिन दूसरे को नहीं दी, जबकि दूसरे को रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी। तो आपके जो व्यवहार है, फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो उस टाइम पर आप व्यवहार को लेकर नहीं रखेंगे बल्कि अपने प्रोफेशन को लेकर रखेंगे। प्रोफेशन में, क्योंकि आप प्रोफेशनल हैं अपने फील्ड के, ठीक है, आप प्रोफेशनल हैं, तो ऐसे में तो फर्स्ट नंबर का जो फैकल्टी थी उसको बुक देंगे, लेकिन उसके साथ में मुझसे पूछेंगे कि उसको किस लेवल की रिक्वायरमेंट है। अगर वो उसका काम 2 दिन बाद हो सकता है, 2 डेज बाद, तो हम ये फर्स्ट वाले, अगर सेकंड वाले की ज़्यादा रिक्वायरमेंट तो हम उसको दे देंगे। अगर उसको भी अर्जेंट चाहिए, उसको भी अर्जेंट चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि इस एक बुक का डिजिटाइजेशन करके जो टॉपिक है, जिस टॉपिक से रिगार्डिंग हम सबसे पहले दोनों फैकल्टी में बात करेंगे किस फैकल्टी को सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर सेकंड नंबर की फैकल्टी को ज़्यादा रिक्वायरमेंट तो फर्स्ट से बात करके हम सेकंड को भेजेंगे। अगर सब कुछ ठीक है, अगर दोनों का अर्जेंट ही रिक्वायरमेंट है, सेम बुक है, तो हम उसमें ये देखेंगे किसको किसकी किस टाइप की रिक्वायरमेंट, किसी को पूरे बुक की रिक्वायरमेंट हो, किसी को 2 चैप्टर की रिक्वायरमेंट होगी। तो ऐसे में बात करके लाइब्रेरी उस 2 चैप्टर्स का डिजिटाइजेशन करके उसको डिजिटल फॉर्मेट में वो बुक प्रोवाइड, बुक का मतलब है वो चैप्टर, वो टॉपिक या जो भी इससे रिलेटेड जो मटेरियल हो उसको प्रोवाइड करेगा, किसको, सेकंड वाले को, और फर्स्ट वाले को बुक दे देगा। साथ में उससे बोलेगा तो वो कोऑपरेट करे कि जल्दी अपना काम रिक्वायरमेंट खत्म करके सेकंड वाले को वो बुक दे दी जाए। अगर पॉसिबल है कि हमारे पास बजट है लाइब्रेरी में और हम वो बुक मंगा सकते हैं, तो हम अर्जेंटली उस बुक की कॉपी मंगवा सकते हैं, तो मंगवा लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमें एकदम ट्रांसपेरेंसी रखनी है अपने प्रोफेशन में। इसलिए लाइब्रेरियन का जो प्रोफेशन है ऐसा है कि उसके लैंग्वेज के साथ में और एक्सपर्टीज के साथ में उसका व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए, साथ में एक्सपर्ट भी होना चाहिए किस टाइम किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। 2 फैकल्टी है, दोनों को नाराज नहीं करना है, तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग देखेंगे। अगर फर्स्ट की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं, सेकंड तो सेकंड को दे देंगे बात करके। अगर दोनों की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है तो कौन से चैप्टर, किसको बुक की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, किसको चैप्टर की रिक्वायरमेंट, उस तरीके से उसका डिजिटाइजेशन करके डिजिटल फॉर्म में बुक दे सकते हैं। अगर हमारे पास लिंक अवेलेबल है सेम ई बुक का, तो हम उसको लिंक प्रोवाइड करा सकते हैं, वो ई फॉर्म में पढ़ सकता है। और उसके अलावा अगर हमारे पास फंड है तो हम उसकी कॉपी भी मंगा सकते हैं ऑन डिमांड पर। इस तरीके से आप इस टाइप की सिचुएशन को भी हैंडल कर सकते हैं। और आपने पढ़ लिया कि यूजर्स को कैसे हैंडल करना है, हमारे स्टूडेंट को, और साथ में फैकल्टी को कैसे हम हैंडल करेंगे। अब बात करते हैं कुछ और टॉपिक्स की। अब लाइब्रेरी जो नए बच्चे आएंगे, नेक्स्ट जो सेशन होगा हमारा, नेक्स्ट सेशन हो गया लाइब्रेरी का, और नए बच्चे आने शुरू हो गए, आपकी ज्वाइनिंग अभी होती है और अभी जुलाई से आपको और न्यू बच्चे आने शुरू हो जाएंगे। तो किस तरीके से आप न्यू यूजर्स, न्यू बच्चों को लाइब्रेरी के लिए ट्रेंड करेंगे। तो बात करते हैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम की, कैसे आप उनको ओरिएंटेशन करेंगे। ओरिएंटेशन इसको बोलते हैं लाइब्रेरी ओरिएंटेशन, यानी नए आने वाले बच्चों को गाइड करना, मार्गदर्शन प्रोवाइड करना कि वो लाइब्रेरी का कैसे यूज करेंगे, कैसे वो समझेंगे कि लाइब्रेरी क्या है। और हो सकता है उन्होंने पहले लाइब्रेरी विजिट ना की हो, 12th तक उनके पास कोई लाइब्रेरी नहीं हो, फर्स्ट टाइम वो लाइब्रेरी है,
तो थोड़ा सा हेजिटेशन रहता है हर चीज़ को लेके कि कैसे वो लाइब्रेरी को अच्छे से यूज़ करें। ऐसा ना हो कि हमारे पास आते ही उनकी डांट लगा दें, क्यों आए हो, क्यों बुक देख रहे हो, क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो। तो इस तरीके का कोई कोई भी मतलब अपने बिहेव नहीं करना है जिससे स्टूडेंट डर जाए। उसका वेलकम करना है आपको और साथ में गाइड करना है कि कैसे उस बुक्स को यूज़ करेंगे और क्या लाइब्रेरी का कलेक्शन। सबसे पहले तो उसे लाइब्रेरी के कलेक्शन के बारे में बताएंगे, लाइब्रेरी का अरेंजमेंट बताएंगे, किस तरीके से बुक अरेंज है और वो किस स्ट्रीम का स्टूडेंट है और कैसे वो अपने रिगार्डिंग सब्जेक्ट के रिगार्डिंग बुक को सर्च कर सकता है, कैसे उसकी जो बुक्स हैं कौन सी सेल्फ पर उसके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग बुक्स को रखी गई हैं, सेल्फ पर सब्जेक्ट बुक रखी गई हैं। ये हम उसको अरेंजमेंट बताएंगे, कलेक्शन बताएंगे कि हमारे पास बुक्स कितनी है, जर्नल कितने हैं, न्यूज़पेपर कितने हैं, अदर स्टडी मटेरियल रेफरेंस बुक हो गई, रेफरेंस बुक कितनी हो गई, न्यूज़पेपर कितने हो गए, ये सब हम उसे अवेयर कर देंगे। इसके साथ में लाइब्रेरी अरेंजमेंट से बता देंगे, सेल्फ कौन सी है उसकी, सब्जेक्ट कौन से हैं, कौन से उसके सब्जेक्ट रिगार्डिंग, कौन से नॉन सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं बुक्स, कौन से सिर्फ स्टडी के लिए, कौन से सिर्फ मनोरंजन के लिए बुक्स हैं। जैसे आर्ट की हो गई बुक और स्टोरी बुक हो गई, ये सिर्फ मनोरंजन के काम में आनी होती है या लोग इसका इस तरीके से यूज करते हैं। तो मान लीजिए कोई कुकिंग से रिलेटेड बुक हो गई, किस टाइप से इस टाइप की बुक का यूज़ करना है, किसी की बायोग्राफी हो गई, बिब्लियोग्राफी यानी रेफरेंस बुक हो गई, कैसे उनको यूज़ करना है, हम उसको इस तरीके से भी गाइड कर सकते हैं। तो अब आपने उसको लाइब्रेरी कलेक्शन बता दिया, मटेरियल्स के बारे में बता दिया। अब सर्च टूल क्या है। अब वो बुक तो देख ली सेल्फ पे लगी हुई है, इसके अलावा अगर वो नेक्स्ट डे आता है बोलता है वो सेल्फ पे वो बुक है ही नहीं, कैसे मैं उसको सर्च करूँ, या और कौन कौन सी बुक है लाइब्रेरी में मेरे जो सब्जेक्ट से रिगार्डिंग। तो मुझसे हम ऐसे हम इसको लाइब्रेरी कैटलॉग से भी गाइड कर सकते हैं। जो उसके स्ट्रीम के ऑथर हैं कैसे वो ऑथर से सर्च कर सकता है, अल्फाबेटिकली अरेंज होंगे या सब्जेक्ट वाइज अरेंज होंगे, सब्जेक्ट से वो कैसे अपनी बुक को सर्च कर सकता है, सब्जेक्ट में भी अल्फाबेटिकल अरेंज होंगे या फिर हमारा किसी क्लासिफिकेशन से सिस्टम वाइज अरेंज होंगे। तो उसको लाइब्रेरी कैटलॉग, अगर मैनुअल फॉर्म में कैटलॉग है, मैनुअल फॉर्म का मतलब है कैटलॉग ट्रे के अंदर कैटलॉग कार्ड अरेंज है, तो कैसे वो ऑथर और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उनको सर्च कर सकता है। अगर हमारे पास ओपैक है तो हाउ टू यूज ओपैक, ओपैक का यूज कैसे करेगा, ओपैक में क्या की टर्म डालेगा जिससे इसके सब्जेक्ट की रिगार्डिंग बुक आ जाएगी। तो इसके लिए भी हम नए यूजर्स का एक साथ में ओरिएंटेशन करा सकते हैं, या क्लास वाइज भी बुला सकते हैं, सेक्शन वाइज भी बुला सकते हैं, स्ट्रीम वाइज भी बुला सकते हैं, जैसे आप बुलाना चाहें। 15 का बैच भी ले सकते हैं, 10 स्टूडेंट का बैच भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए आपने 10 स्टूडेंट को आज गाइड किया, 20 को किया, इस तरीके से क्या आपके कॉलेज की स्ट्रेंथ है, क्या है, कितने बच्चे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप पर डे इतने यूजर को गाइड कर सकते हैं। इसमें आपको गाइड करने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का टाइम लगेगा, आपके यूजर अवेयर हो जाएंगे इन सारी चीज़ों से और लाइब्रेरी का अच्छे से यूज करेंगे। और उनको एक्सप्लेन भी करना है किस तरीके से क्या इशू रिटर्न, हमारी लाइब्रेरी की पॉलिसी इशू और रिटर्न की, कितने डेज आपने डिसाइड किए इशू और रिटर्न के लिए, उससे उनको अवेयर करना। साथ में फाइन के बारे में बताना है कि अगर बुक्स किसी भी तरीके से डैमेज होती हैं तो फाइन लगेगा, और बुक्स में अगर आप ज़्यादा डिले करेंगे तो पर डे क्या फाइन है, तो ये भी उसको बताना है। और साथ में ऐसा नहीं कि आप रोज फाइन लगाने लगे डेली, सिर्फ स्टूडेंट को बताना कि फाइन डेली है। उसका मान लीजिए आप कोई बुक 1 महीने से नहीं लौटाना तो आप डेफिनेटली उस पर फाइन जरूर लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने कोई स्टूडेंट 2 दिन 3 दिन या कोई बीमार हो गया 7 डेज हो गया तो भी आप फाइन ले, तो ऐसा कोई रूल नहीं है फाइन का, आप छोड़ भी सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर 1 मंथ हो गया बुक नहीं रिटर्न हो रही है, 20 डेज हो रहे, तो आप उनको फाइन ले भी सकते हैं और यहाँ पर उसको मतलब स्ट्रिक्टली उसको बोल सकते हैं कि इस तरीके से दोबारा नहीं करना है, हमारे पास लाइब्रेरी कलेक्शन कितना है, हो सकता है और कोई रिक्वायरमेंट, उस तरीके से आप उसको गाइड भी कर सकते हैं। तो जो रूल्स है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होने चाहिए और टाइम टू टाइम इस तरीके से भी इतने स्ट्रिक्ट भी नहीं होने चाहिए कि 2 या 3 दिन में ही आप फाइन ले लें। कुछ लिमिट होनी चाहिए कि बोलना हमको रोज है कि फाइन आपको पड़ेगा पर डे के अकॉर्डिंग, लेकिन आप 1 मंथ का फाइन लीजिए, 15 डेज से ऊपर होती तो फाइन लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर 7 डेज तक है, 10 डेज तक है तो आप छोड़ दीजिए। तो इसमें कोई ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं बनी कि आपको स्टूडेंट से इतने डेज में फाइन लेनी है, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग
रूल भी नहीं है, लेकिन पर डे फाइन का है कि पर डे आपसे फाइन लगेगा, इस तरीके का एक रूल है। और साथ में हमारी लाइब्रेरी में क्या क्या जो टेक्नोलॉजी से उनसे भी हमें उनको अपडेट करना पड़ेगा, जैसे हम वाईफाई फ्री वाईफाई फैसिलिटीज अगर हमारी लाइब्रेरी में है और बच्चे लाइब्रेरी में बैठ के अगर काम करना चाहते हैं पीएचडी में, तो उसके बारे में भी हम बताएंगे स्टूडेंट को। वाईफाई फैसिलिटी है, उससे भी अवेयर करेंगे। साथ में प्रिंट की फैसिलिटी है, तो वो भी बताएंगे बच्चों को। ऑनलाइन जो रिसोर्सेज है उनके बारे में भी गाइड करेंगे, कैसे उनको यूज करना है रिसोर्सेज को। इस तरीके से हम अपनी लाइब्रेरी को पूरी तरीके से प्रोवाइड करेंगे और पूरी तरीके से तैयार करेंगे और यूजर्स को पूरी तरीके से अवेयर करेंगे किस तरीके से हमारी लाइब्रेरी की जो फैसिलिटीज़ है उनको वो यूज़ करें। न्यूज़पेपर की फैसिलिटी भी लाइब्रेरी में रहती है, तो किस तरीके से न्यूज़पेपर वो रीडर चाहता है, कौन सा पेपर है पढ़ते हैं बच्चे, तो इस तरीके से उनको गाइड करना है आपको। और कुछ और क्वेश्चंस हैं उनके बारे में आप बात कर लेती हूँ आज। अब हमने यूजर्स को और फैकल्टी को लाइब्रेरी यूज करना सिखा दिया, लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन अगर होती है कि कोई स्टूडेंट सभी तरीके के आते हैं, लेकिन इतना अगर यूजी पीजी का स्टूडेंट है तो इस तरीके की हरकत नहीं करेंगे। लेकिन इन केस अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाए जहाँ पर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट कोई बुक आप सामने फाड़ते हुए या बुक चोरी करते हुए पकड़े जाएगा, तो आप क्या करेंगे? चोरी करता है तब सिचुएशन क्या होगी, किस तरीके से आप इसको हैंडल करेंगे? क्योंकि हमारे कॉलेज का वो स्टूडेंट है, यानी हमारा स्टूडेंट है, और हमारी लाइब्रेरी में अगर हमारी बुक्स को फाड़ रहा है या चोरी कर रहा है और हमने उसे देख लिया ऐसे करते हुए, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला काम एक लाइब्रेरियन का, उस टाइम आपको प्रोफेशनलिज्म अपना दिखाना है। प्रोफेशनलिज्म दिखाना है, प्रोफेशनल तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना है, सिचुएशन को हैंडल करना है। ऐसा नहीं कि आपने पकड़ लिया तुरंत उसे साउट करने लगे या चिल्लाने लगे, डांट लगाने लगे, इस तरीके से हरकत बिहेव करने लगे, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले काम होके उससे बात करनी है, उसे पूछना है प्रोफेसर ऐसा उसने क्यों किया, क्या रिक्वायरमेंट थी बुक चुराने की। लाइब्रेरी में तो वो बुक हमेशा रहेगी जब तक वो स्टूडेंट उस कॉलेज में स्टडी करेगा, तब तक उस लाइब्रेरी में वो उसके लिए वो बुक अवेलेबल रहेगी। लाइब्रेरी से वो गायब तो होगी नहीं, अगर कोई चोरी नहीं करता है, घर नहीं ले जाता है या किसी तरीके से उस बुक्स का मिसप्लेस नहीं होता है, वो बुक हमेशा सालों साल लाइब्रेरी में रहेगी। कंडीशन डिपेंड करती है उसको सही से रखना है, किस कंडीशन में बुक है। अगर कोई कंडीशन खराब होती है तो उसकी दूसरी कॉपी अवेलेबल कराई जाएगी, और जो सही करने लायक है तो उसको सही किया। लेकिन वर्षों तक एक बुक एक लाइब्रेरी में रखी रहती है और कुछ नहीं होता है, उसको अच्छे से बच्चे पढ़ते भी, इशू भी करते हैं, सालों साल चलती है। लेकिन उस स्टूडेंट ने अगर वो चुरा ली बुक, तो उसको ये चीज़ समझाना है कि वो उसके रहते हुए जब तक वो कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है यूजी पीजी से, वो बुक हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहेगी। तो उसको वो बुक क्यों चुरानी है, उसको बुक क्यों नहीं चुरानी है? अगर उसने चुराई तो उसके जैसे कितने स्टूडेंट को बुक की जरूरत, तो उसकी इम्पोर्टेंट क्या होगी, इम्पोर्टेंस ही क्या होगी इस बुक की, कितने बच्चे से पीछे रह जाएंगे। हो सकता है बाकी बच्चे वो बुक बाहर से परचेज ना, वो बुक मान लीजिए 3000 की है और बच्चों का बजट नहीं है कि वो बाहर से इस टाइप की बुक 3000 की बुक बाहर से खरीद पाए, और आप इस बुक को चोरी कर लेते, तो बाकी जो बच्चे हुए 30 40 50 बच्चे होंगे उस सेशन पे उनका क्या होगा? और आने वाले जो हर सेशन में आने वाले जो बच्चे होंगे उनके लिए वो इम्पोर्टेंट बुक्स का, इतनी पुरानी बुक का दोबारा मिलना नहीं मिलना, या क्या कितना वो पीछे हो जाएंगे इस बुक की वजह से, इसकी रिक्वायरमेंट की वजह से। सबसे पहले हमें काम भी वो चीज़ों को हैंडल करना है।
किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करते हैं, उसको बुक्स की इम्पोर्टेंट बताने की। आज की डेट में 3000 की वो बुक थी जो बुक उसने चोरी की, तो उसके साथ में जो उसके स्टूडेंट जो क्लासमेट थे, बैचमेट थे, क्लासमेट थे, एक तो उनको वो बुक नहीं मिल पाएगी क्लासमेट्स को। दूसरा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आते आते वो बुक हो गई 6000 की, या हमें इस ईयर ये बुक पब्लिश नहीं हुई, नहीं मिली, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में वो बुक हो गई 7000 की, 7000 की। तो इस साल भी स्टूडेंट्स को बुक नहीं मिलेगी, क्योंकि वो इनके सब्जेक्ट की जो बहुत अच्छे टॉपिक की, बहुत ही अच्छे ऑथर की वो बुक थी, जो उसका पब्लिकेशन इस साल नहीं हुआ, इस साल पब्लिश नहीं की, और ओल्ड कॉपी जो ओल्ड ये 3000 वाली कॉपी थी ये भी नहीं मिल पाई, तो इस वाले बैच को भी बुक नहीं मिलेगी, इस वाले बैच को भी नहीं मिलेगी। प्लस इस फाइनेंशियल ईयर में इस बुक की कॉस्ट 7000 रुपीज हो जाती है, और हमारा टोटल लाइब्रेरी का बजट इस फाइनेंशियल ईयर में 20,000 आता है। तब हम कैसे हैंडल करेंगे? तब हमें ये बुक तो लेनी है, क्योंकि ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट थी इस स्ट्रीम के लिए, इस डिपार्टमेंट के लिए। तो ऐसे में ये बुक 7000 हमें इस बजट में से लेनी पड़ेगी। अब हमारे पास बचते हैं 13,000 रुपीज़। हमें रेस्ट ऑफ द बुक्स जो बाकी बची बुक 13,000 में खरीदनी है, और हमें इसकी कीमत तो तब 3000 थी, और लेकिन बाकी बचे हुए 4000, हो सकता है हम 4 बुक्स और खरीद सकते थे, तो हमें 4 बुक्स का भी लॉस हुआ। सोचिए कितना लॉस हुआ, 3000 का भी लॉस हुआ, 4 बुक्स का लॉस हुआ, 4000 रुपीज भी चले गए हमारे एक्स्ट्रा, और प्लस जो बैच पूरे के पूरे इस बुक को पढ़ने से रह गए। और इस तरीके से हम उसको उस बुक्स की इम्पोर्टेंट बताएंगे कि एक बुक को चोरी करने से कितने सारे स्टूडेंट उस बुक को पढ़ने से पीछे रहे, क्योंकि हर लाइब्रेरी साइंस का जो नियम है वही कहता है बुक्स आर फॉर यूज, एवरी रीडर इज, और हर बुक। बताइए कितना ही मतलब इससे लॉस होगा स्टूडेंट का पढ़ाई का। अब बात करते हैं कि सिचुएशन एकदम आउट ऑफ हैंडल हो जाती है, हम उसको हैंडलिंग, बच्चा भी, हम तो शांत है लेकिन बच्चा बात ही नहीं मान रहा है कि उसने बुक नहीं चुराई है, या किसी तरीके से प्रेशर बना रहा है आपके ऊपर। तो आप तो लाइब्रेरी हैं, आपने सारा बिहेव तरीके किया, लेकिन बच्चा आपको इस तरीके से बता रहा है स्टूडेंट की नहीं, उसकी कोई गलती नहीं है, आप सुन भी रहे हैं लेकिन आप जानते किसी की गलती है। ऐसे में क्या करेंगे? ऐसे में आपकी जो अथॉरिटी होगी उसको अवेयर करेंगे इस सिचुएशन से, कि भाई इस तरीके से सिचुएशन है, अब आप बताइए क्या गाइड करेंगे। जो हेड होगा उसको अवेयर करेंगे, साथ में आप स्टूडेंट की प्राइवेसी का भी ध्यान रखेंगे। जो स्टूडेंट है, आप यहाँ पर यही बताएंगे कि एक स्टूडेंट, अब वो स्टूडेंट कोई भी हो सकता है, जब तक कि कोई बहुत ज़्यादा मतलब उसका ना हो जाए कि हाँ बहुत सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा, तब आपको उसको स्टूडेंट का नाम बताना नहीं। आप अपने लेवल तक कोशिश करेंगे अथॉरिटी और हेड को बताने की एक स्टूडेंट ने आपके साथ ऐसे ऐसे किया है, क्योंकि उसकी प्राइवेसी है। हो सकता है कि आप 10 लोगों के सामने या और स्टूडेंट के सामने आप इस तरीके से बिहेव करें या उसको बताएं, तो इस तरीके से हो सकता है वो कोई ऐसा स्टेप उठा ले जो आपके लिए, कॉलेज के लिए और लाइब्रेरी के लिए बिल्कुल भी अच्छा ना हो। तो ऐसे टाइम में हमें उस स्टूडेंट की प्राइवेसी का भी ध्यान रखना है कि 10 लोगों के सामने उसका मजाक नहीं बनाना है, इससे प्राइवेटली तरीके से बात करनी है, सिचुएशन को हैंडल करना है। तभी आप एक अच्छे लाइब्रेरियन बन सकते हैं। एक अच्छे लाइब्रेरियन का ये भी गुण है कैरेक्टर, किस तरीके से सिचुएशन को कि काम होके हैंडल करेगा सिचुएशन को, सिचुएशन हैंडल करेगा, उसके अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कितने अच्छे से सिचुएशन को डील कर सकता है। तब आप अथॉरिटी और हेड को इन्फॉर्म कीजिए, आगे का सारा जो भी प्रोसीजर होगा इनके द्वारा होगा, क्योंकि इन्हीं के द्वारा स्टूडेंट का इनरोल हुआ है कॉलेज में। जो आपके एकेडमिक्स होते हैं वहाँ का हेड होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टूडेंट के इन्वॉल्वमेंट में, क्या क्या कैसे उसका एडमिशन हुआ, क्या हुआ, आपको बस वहाँ पे रिपोर्ट करनी है, क्योंकि आपसे ये सिचुएशन यहाँ पे आउट हो चुकी है, हैंडल नहीं हो रही है। आपने अपने लेवल में पूरी कोशिश कर ली है, 100% कोशिश कर ली है, लेकिन सिचुएशन आउट ऑफ हैंडल है, तो ऐसे में आपको इन्फॉर्म करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच आज का वीडियो देखने के लिए। आज आपने 3 चीज़ें पढ़ी कि अथॉरिटी को बुक्स को कैसे करना है, ये सिचुएशन आती है कि 2 अथॉरिटी को एक साथ बुक चाहिए तो कैसे आप प्रोवाइड करेंगे, टीचर्स को कैसे प्रोवाइड करेंगे, कैसे गाइड करेंगे उस बुक के बारे में। तीसरा, अगर कोई बच्चा स्टूडेंट लाइब्रेरी में चोरी करते हुए या फिर बुक्स को फाड़ते हुए मिल जाएगा तो उसके साथ आप कैसे बिहेव करेंगे, कैसे डील करेंगे।
तो आज का अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और दूसरे टॉपिक के साथ आऊंगी नए क्वेश्चन लेके। थैंक यू सो मच।